ओके, सो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना था मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से बात करें, मतलब मॉडर्न फिजिक्स और जो हमारी प्रीवियसली मैकेनिक्स और न्यूटोनियन फिजिक्स थी, वो दोनों बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हम मॉडर्न उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या हमें चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स अगर हम स्टार्ट करें तो मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है डुअल नेचर से। डुअल नेचर ऑफ लाइट से स्टार्ट होती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, डुअल नेचर ये हमने बताया था कि यार एक तो पार्टिकल नेचर हो सकता है, ठीक, और एक हो सकता है वेव नेचर। एक पार्टिकल नेचर हो सकता है, एक वेव नेचर हो सकता है। ये तो हमने स्टडी कर लिया है कि यार एज अ पार्टिकल भी ट्रीट कर सकते हैं, एज अ वेव भी ट्रीट कर सकते हैं। तो एज अ वेव, लाइट वेव को हमने वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, जैसे वाईडीएसई हमने पढ़ लिया, डाइफ्रैक्शन पढ़ लिया, पोलराइजेशन पढ़ लिया। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली जो बेस्ड ऑन वेव नेचर हमने डिस्कस की। अब हम इस चैप्टर पे बेसिकली पढ़ेंगे एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन की जा सकती है, और वहां से कंफर्म हुआ कि लाइट पे डुअल नेचर है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम नई चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये चैप्टर हमारा पहला चैप्टर है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि लाइट का जो पार्टिकल है, लाइट एक पार्टिकल्स के फॉर्मेट में जब कंसिडर करें तो उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं क्या, फोटोन। तो वो पार्टिकल हो गए हमारे फोटॉन्स। तो ये वाले चैप्टर में बेसिकली हमें पहले तो फोटॉन्स का भी डिस्कशन करना है कि यार फोटॉन क्या है, क्या कैसे है, और दूसरा डिस्कस करना है हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में। और फिर इन दोनों का रिलेशन देखना है कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन, ये भी एक टाइप का पार्टिकल है, और फोटॉन क्या है, वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या इन दोनों में कोई सिमिलरिटी होती है, नहीं होती है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करना है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि डुअल नेचर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। डुअल नेचर में हम पहले इलेक्ट्रॉन की स्टडी करेंगे, फिर हम फोटॉन की स्टडी करेंगे, फिर हम इनके पार्टिकल नेचर पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, और इस रिलेशन से ही स्टार्ट होती है क्या मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स का पर्पस पता है क्या, कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे अभी एक ऑब्जेक्ट है, हमने थ्रो किया, वो किसी स्पीड से गया, ये सारा, ये थी नॉर्मल जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स। ठीक है, या बोल सकते हैं हम क्लासिक फिजिक्स। क्या बोलते हैं उसे, क्लासिकल फिजिक्स। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मोस्टली वो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट था, क्योंकि हम उसमें ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे थे। अभी इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसे पार्टिकल है जिन्हें हम देख नहीं सकते, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमें ऐसे ही पार्टिकल्स जिनको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उनका डिस्कशन हमने स्टार्ट करना है मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। और चैप्टर का नेम हम इलेक्ट्रॉन और फोटोन भी दे सकते हैं, तो मैं दोनों नेम लिखूंगा। इधर हम बोल सकते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, और बहुत सारे बुक्स में डुअल नेचर ऑफ लाइट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटोन भी लिखा होता है। सो डुअल नेचर ऑफ लाइट, और हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। ओके, तो पहले मैंने जैसे बताया कि पहले हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर इन दोनों के रिलेशंस और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मतलब सबसे पहला पार्ट हमारा हो जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या थी, कैसे हमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी हुई। तो पहले बेसिक से थोड़ा सा समझेंगे, मतलब आपको प्रॉपर फील कराते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट का नेम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे बात की थी। ठीक है, अच्छा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो अलग थे। विलियम क्रूक्स था जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, बट जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फोकस डाला वो थे जे जे थॉमसन। तो हम दोनों का ही कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि क्या चीज़ है।
बट उससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्या, कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होती हैं, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कैथोड रेज क्या होती है, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, फिर हम देखेंगे कि यार जे थॉमसन का कंट्रीब्यूशन क्या है और उसके बेसिस पे बात करेंगे। डन। चले, तो कैथोड रे के लिए अगर हम बात करें पहले, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एक डिस्चार्ज ट्यूब पे किया गया। तो अब पहले हमें ये समझना है कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है। कोई बताएगा डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में फिगर बहुत बार देखा होगा, एक ऐसे ट्यूब होगी, इसमें दो कैथोड और एनोड लगे होंगे। बताए एनीवन, कोई डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताए। कोई? यार ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में बहुत बार रहता है वैक्यूम ट्यूब या फिर डिस्चार्ज ट्यूब। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें डिस्चार्ज ट्यूब मतलब क्या है। वो फिल्ड विद गैस रहता है लो टेम्परेचर पे। ओके, लो टेम्परेचर पे फिल्ड विथ गैस। ओके, और कुछ? एनी अदर सिनेरियो व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब? यार कुछ तो बताना रहेगा यार, मतलब ऐसा नहीं है, पता सबको रहता है बट फिर भी आप लोग ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, क्यों? थोड़ा सा मुझे एक थॉटफुल चाहिए यार, कोई एक और थॉटफुल आंसर चाहिए जो और थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर पाए। थोड़ा थॉटफुल। चले, तो कोई कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है कुछ थोड़ा थॉटफुल? चले हम देख लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब क्या है और कैसे काम करता है, क्या है ये। देखिए, जैसे मैं बात करूं गैस की, ये बताओ गैस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं? एयर, एयर की बात करें, सपोज यहाँ पर एयर है, ये एक प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है। बताओ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे या नहीं? अरे करंट एयर में फ्लो करती है या नहीं? यार चुप रहने से काम नहीं बनेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बताना है एयर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। वाह बेटा, आंसर तो करना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं चलेगा। और मुझे पता है आप लोग को पता है ये, बट आप लोग आंसर नहीं करते हो तो यार इस तरह नहीं होगा। बताएं, एयर कंडक्टर है या नहीं है? चले, तो ऐसा लग रहा है कि यार आप लोग टू वे चाहते ही नहीं हो, आप लोग नहीं चाहते हो कुछ आंसर करना, आप चाहते हो कि यार मैं ही एक्सप्लेन कर दूं, तो फिर यार ऐसे बेटर नहीं रहता, बट कोई बात नहीं, चलो आप लोग का मन नहीं है तो मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा। यार एयर कंडक्टर नहीं होता है, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि काम की बात है कि अगर मैं यहाँ पे एक प्लेट रख दूं, यहाँ पे एक प्लेट रख दूं और लेट्स से प्लस है और माइनस है, वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे, करंट फ्लो होगी। लेकिन एयर में करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि एयर कंडक्ट नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब अगर मैं एक ट्यूब में ऐसे दो प्लेट ले लूं, तो इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आनी चाहिए? जीरो। क्या करंट फ्लो होगी क्या इसमें? नहीं फ्लो होगी, मतलब इधर से इधर करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होंगे, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर है, नॉर्मल कुछ गैसेज हैं, तो गैसेज बैड कंडक्टर है, तो पॉसिबल नहीं है कि ये रहेगा। बट डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या है कि हम इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हाई वोल्टेज यहाँ पर रखते हैं। सो हाई वोल्टेज रखने से क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब जब हम बना रहे होते हैं, तो हाई वोल्टेज रखने से तो एक ये कि इनके पास एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के पास, वो मूव हो सकते हैं यहाँ पर। बट फिर भी बिकॉज ये गैस कंडक्टिव नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम मतलब प्रेशर बहुत ही कम करने का ट्राई करते हैं। तो लो प्रेशर पर
लो प्रेशर पर यहाँ पर करंट दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो इसे डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए बोलते हैं कि गैसेस पे डिस्चार्ज नहीं हो सकता यहाँ पर आयंस का, बट बिकॉज हम हाई वोल्टेज लगा देते हैं, प्रेशर बहुत ही लो कर देते हैं, इसलिए कोलिजन्स होने लग जाता है और आयनाइज हो जाती है अंदर की गैसेस। इसलिए इसे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं कि अंदर की गैस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो था कि डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट पे, कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ और कैसे पता चला कि ये कैथोड रेज है। तो यार सबसे पहली बात, हमने इसे कनेक्ट किया और बहुत ही लो प्रेशर पे कर दिया। तो लो प्रेशर पे मुझे पता है कि अब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे प्लस की तरफ, बट हम बात कर रहे हैं कि जब हमें पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन है क्या, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पर विलियम क्रूक्स थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने काफी टाइम एक्सपेरिमेंट किया और ये चेक किया कि यार यहाँ पर करंट तो आ रही है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर करंट दिखनी तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट फॉलो किया तो उन्होंने ये फील किया कि यहाँ पे जो रेस जा रही हैं वो एनोड पर, ये एनोड है, एनोड को थोड़ा सा पोरस कर दिया और यहाँ पर पीछे एक मटेरियल लगा दिया जेडएनएस का। ये क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है। इसकी क्या खास बात है कि अगर कोई इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अच्छा, उसने ये मटेरियल कैथोड के भी पीछे लगा के चेक किया, बट कुछ ग्लो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि करंट तो आ रही है यहाँ पर, बट करंट का मतलब ये है कि हमें पता है कि करंट तो ऐसे जा रही है, बट जो लाइटनिंग है, जो मैंने बताया कि जेडएनएस ग्लो करता है, वो एनोड के पीछे वाला ग्लो करता है, कैथोड वाला नहीं करता। कैथोड के पीछे भी लगा के चेक किया, नहीं करता। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि एनोड से कोई स्ट्राइक नहीं कर रहा है कैथोड की तरफ। आप सोचो कि पॉजिटिव चार्ज स्ट्राइक कर रहा है, नहीं। यहां से कंफर्म हुआ कि यार कैथोड से कोई है जो स्ट्राइक करता है एनोड की तरफ, और एनोड को पोरस मतलब थोड़ा सा होल्स कर देने पर जेडएनएस जो है ग्लो करने लग गया पीछे का। इसका मतलब कोई कैथोड से एनोड की तरफ स्ट्राइक कर रहा है, और उन रेज को क्या बोला, कैथोड रेज। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा कैथोड रेज के बारे में स्टार्टिंग किया विलियम क्रूक्स ने कि कैथोड रेज क्या है और किस तरीके से वर्क करती हैं। तो यहाँ पर हम इसको पिक कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इंट्रो है कैथोड रेज का, देखिए। तो यहाँ पर बेसिक इंट्रो ऐड किया हुआ है मैंने कैथोड रेज का, कि प्रेशर बहुत ही कम रखते हैं। आप देख रहे हो 10⁻³ mm ऑफ मरकरी, मतलब जो कि बहुत ही कम है। क्या होती है, गैस आयनाइज हो जाती है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, और ये जो है कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। और these emitted electrons they move towards the anode, and cathode rays are stream of electrons. So कैथोड रेज जो डिस्कवर किया वो सर विलियम क्रूक्स ने किया, लेकिन ये जो नेम यहाँ पर यूज किया इलेक्ट्रॉन्स, ये नेम इन्होंने नहीं यूज किया। इन्होंने सिर्फ क्या बोला कि यार कैथोड रेज हैं, और ये फील बिकॉज वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही हैं, इन्होंने बताया कि यार ये कैथोड रेज जो है जो इनकी प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव नेचर की होगी, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। और इन्होंने काफी सारी प्रॉपर्टीज देखी, उसके बेसिस पर जो है कैथोड रेज को क्लासिफाई किया। तो यार ये इंपॉर्टेंट रहता है कि कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो हम देख लेते हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। लेकिन हमें याद रखना है कि नेम जो था वो जे थॉमसन ने दिया, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे दिया, बट उससे पहले कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ा। ओके, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, मैं यहाँ पे लिस्ट करता हूँ कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो ज़्यादा काम में आएंगी, उनके बेसिस पे आपको थोड़ा सा याद रखना है। चले देखिए, रीड करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज
आर स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दे कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये जो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वर्ड विलियम क्रुक्स ने यूज नहीं किया हुआ है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पर हम मॉडर्न उसमें नेम यूज करके कर रहे हैं कि कैथोड रेज जो है नेगेटिव चार्ज है। तो आपको अगर चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। अभी इलेक्ट्रॉन नेम नहीं ले तो भी चलेगा। फिर कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और ये जो है ये प्रॉपर्टी नंबर 2 ये डिस्कवर की थी जे थॉमसन ने। ये बन जाती है हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे चेक किया तो हर चीज डिफरेंट मिल रही थी। इन्होंने क्या किया, इस मेटल को बदल के देखा, इस मेटल को बदल के देखा और सेम रिजल्ट्स मिले। तो सेम रिजल्ट्स मिलने का मतलब ये है कि ये जो कैथोड रेज है ये डिपेंड ही नहीं करती कि ये कौन सा मेटल है। तो जे थॉमसन ने बताया, क्या बताया कि ये जो कैथोड रेज है ये डिपेंड ही नहीं करती कि कौन सा गैस है और कौन सा मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। सो ये नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर मेड ऑफ fundamental particles or they are made of some particles which are fundamental of all metals। कितने भी मेटल यूज किए सेम टाइप का मिल रहा था, मतलब उसने बताया कि ये जो कैथोड रेज है वो कुछ ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जो कि बिल्कुल फंडामेंटल मेटल है। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। और वहां से ही स्टार्ट हुआ डिस्कवरी एटम और इन सब के बारे में, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स कि कोई सा भी मेटल हो, लेट से मैंने सोडियम बात की, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। अब ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है और लेट से मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अलग थोड़े ना है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना। तो चाहे आप सोडियम लो, एल्यूमिनियम लो, कोई सा भी प्लेट आप यूज करो मेटल, कोई सा भी मेटालिक प्लेट यूज किया तो सेम रिजल्ट्स मिल रहे थे। यहां से जे थॉमसन ने कंक्लूड की इस बात को। ठीक है, अच्छा फिर थर्ड प्रॉपर्टी, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड एंड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑफ कोर्स जब वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है क्यू भी है तो ऑफ कोर्स दे विल बी डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये विलियम क्रुक्स ने बताया कि कैथोड रेज वो मेटल फॉयल को पेनेट्रेट भी कर सकती है, मतलब यहाँ पर बीच में एक थिन मेटल भी रख दिया तब भी वो कैथोड तक, एनोड तक पहुंच जाती हैं। कैथोड रेज एक्सर्ट मैकेनिकल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दे स्ट्राइक। क्यों, जैसे बताया था यहाँ पे ZnS का कोटिंग किया तो वो ग्लो करने लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल जाके उसे स्ट्राइक कर रहे थे, हैमर कर रहे थे। इस चीज को एक्सप्लेन करती है ये प्रॉपर्टी। दे कैन प्रोड्यूस हीट when allowed to fall on a surface of a material, क्योंकि स्ट्राइक कर रहे हैं तो हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। कैथोड रेज प्रोड्यूस फ्लोरेंस व्हेन दे स्ट्राइक अ नंबर ऑफ क्रिस्टल्स एंड मिनरल्स, तो वो भी पॉइंट है। ऑन स्ट्राइकिंग अ टारगेट ऑफ a high atomic weight and high melting point they produce x-rays, तो ये हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, कैथोड रेज से एक्सरेज भी निकाली जा सकती हैं अगर ये एक पर्टिकुलर मेटल्स पे स्ट्राइक करेगा। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम स्टडी करेंगे एक्सरेज का, तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन सो कास्ट शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो विलियम क्रुक्स ने डिस्कवर किए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जे थॉमसन ने उसी एक्सपेरिमेंट को बेस लेके अपनी आगे की एनालिसिस और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे पूरा पॉइंट दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहला ये जो था ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट
ठीक है, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। इस पे आगे हम बात करें तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ओके, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। देखिए, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट मैंने जो बताया आपको कि उन्होंने क्या बात की, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल जे थॉमसन से रिलेटेड है कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल को चेक करके देखा और कंक्लूड किया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो जे थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट है वो ये वाला है। क्या? डिफरेंट मेटल को उन्होंने चेक करके बताया कि वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। डन। और and based on that he named those fundamental particles as electron। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने नेम दिया कि वो इलेक्ट्रॉन है। और जब हमें पता है कि यार वो फंडामेंटल पार्टिकल है तो इसका मतलब उसका उन्होंने E/m रेशियो निकाला। E/m रेशियो पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो E/m रेशियो उन्होंने कैलकुलेट किया। और उसके बाद जे थॉमसन के बाद एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ई की वैल्यू कैलकुलेट की, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास फिर हमें वहां से पता चल गया। तो इसका मतलब ये था, he calculated thus calculated the E/m ratio of cathode rays। क्लियर? फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने चार्ज की कैलकुलेशन भी की। सो आफ्टर 5 years, साइंटिस्ट का नेम था मिलिकन। किसी ने सुना है? याद आ रहा है मिलिकन कहाँ पे सुना है? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, या। सो आफ्टर 5 years मिलिकन calculated the charge of electron through oil drop experiment। ओके, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपको पता है कि क्या था? तो E/m रेशियो अगर उन्होंने निकाल लिया और उसके बाद चार्ज पता चल गया तो मास पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि जे थॉमसन के अकॉर्डिंग E/m रेशियो कैसे निकाला हुआ। तो उन्होंने दो मेथड यूज किए हैं, हमें दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों मेथड हमें ध्यान देना है। ठीक है, सो देख लेते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री में E/m रेशियो निकाला गया क्या? हाँ। ओके, E/m रेशियो कौन सा मेथड यूज किया है? दो मेथड बताया, एक ही मेथड? ओके, मेथड 1 देख लेते हैं। ये एक टाइप का ज्योमेट्रिकल मेथड है। क्या है? ज्योमेट्रिकल मेथड है। मतलब क्या किया, देखें तो जो जे थॉमसन थे उन्होंने जो ट्यूब ली उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कराया। ठीक, ट्यूब को और एक्सपेंड कराया, कुछ इस टाइप की ट्यूब ली जो आगे से वाइड थी, इस टाइप की ट्यूब ली। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा वो फिक्स है, ये हमारा क्या है? कैथोड है। डन। तो ये हो गया अपना कैथोड, इसे कनेक्ट कर लिया हमने। अब समझे कि जो हमारा एनोड था वो मैंने बताया कि थोड़ा सा पोरस रखा, कुछ होल्स रखे। तो ये मान लेते हैं कि जो एनोड रखा उस पे थोड़े से होल्स रखे।
ठीक, तो ये हो गया अपना कैथोड और ये हो गया अपना पोरस एनोड। अब देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि यार अभी ये तो हमने कनेक्ट कर दिया, ये सिचुएशन ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, कैथोड रेस जाएंगी, यहाँ से सीधे स्ट्राइक करेगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव होती है और यहाँ पे ग्लो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ग्लो देखने को मिलेगा। अब किया क्या उन्होंने, रुके थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, अभी उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट से यहाँ पर दो प्लेट्स रख दी और क्या अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट से ये प्लेट मान लेते हैं ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये नेगेटिव प्लेट थी, क्या अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बताओ यार इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा ना, हाँ। इलेक्ट्रॉन है तो किस तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़ा था चार्ज अगर इंटर करता है किसी दो प्लेट्स के बीच में तो वो कैसी मोशन करने लग जाता है, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। तो ये अब ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा, क्लियर, और उसको ऑलमोस्ट एज तक रखा जाता है, मतलब ये जो प्लेट्स हैं ये मैंने थोड़ा सा यहाँ तक बना दी हैं, प्लेट्स को काफी एज तक रखा जाता है जिससे वो एंड तक पूरा क्या करता रहता है, प्रोजेक्टाइल करता रहता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाएगा प्रोजेक्टाइल करते हुए, तो यहां पर ग्लो करेगा। तो पहले ग्लो हो रहा था यहाँ पर, अभी ग्लो होगा यहाँ पर। तो ग्लो की जो इंटेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पर ग्लो करेगा तो वहां की हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ना, क्लियर। तो बेसिकली इसलिए इसे ज्योमेट्रिकल मेथड बोलते हैं क्योंकि उसने फिजिकली क्या मेजर किया, ये वाई कैलकुलेट किया कि वो सेंटर से कितनी दूर डिफ्लेक्ट होके ग्लो करने वाला है। समझ आया सबको, हाँ। हाँ चले। तो इसका मतलब ये होगा कि चले स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेथड वन स्टार्ट होगा कि फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना होता है क्यू इनटू ई, ठीक है। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्यू को क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को ई, डन। तो इससे ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ई बाई एम इनटू ई, ई हमने खुद लगाया हुआ है, डन। अच्छा, अब आपको ये पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना एक्सेलरेशन लगेगा, तो हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं ना वाई। डिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर से, डन। अब हमें ये देखना है कि वो कितने टाइम तक रहा वहां पर, आइडिया समझ में आया, कितने टाइम तक वहां रहा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, याद है टाइम कैसे निकालते थे, ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा है ना, दो प्लेट थी, डी डिस्टेंस था, वो v स्पीड से एंटर कर गया, तो हॉरिजॉन्टल की स्पीड तो v ही रहेगी, वर्टिकल की बस बढ़ेगी, ऐसे प्रोजेक्टाइल। तो टाइम कैसे निकालते थे, अगर ये l लेंथ है तो कितना टाइम लगेगा, v बाई l, ठीक है, सॉरी l बाई v, डन। तो इसका मतलब टाइम कैसे निकाल लिया, टाइम निकाल लेंगे, ये प्लेट की थिकनेस हमें पता ही है, क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी कि प्लेट की थिकनेस कितनी है, L, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, L बाई V। यहां तक कोई डाउट किसी को, अच्छा। अब क्या किया कि ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद एक और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, a magnetic field is applied, field is applied to obtain zero deflection,
जीरो डिफ्लेक्शन। देन तो बताओ यार, ये सबको समझ में आया कि पहले हमने देखा हुआ क्या कि कैथोड रे सीधी जा रही थी, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसे इस तरफ कर दिया। अब वापस से अब हम क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगा के वापस से उसे यहीं पर लेके आने वाले हैं, जीरो डिफ्लेक्शन, कुछ भी डिफ्लेक्शन ना हो। तो ऐसा कब होगा, हमें पता है कि उस पर फोर्स किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ ना। तो देखिए सिचुएशन क्या है, ये प्लेट थी पॉजिटिव, ये प्लेट थी नेगेटिव, जा रहा था वो ऐसे, उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड। तो अगर मुझे डिफ्लेक्शन हटाना है तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फोर्स मुझे डाउनवर्ड लगाना है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जनरेट करनी पड़ेगी। याद है ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, तो हमें उल्टा सोचना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पे नीचे लग रहा है तो पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। और अगर हम देखें कि चार्ज जा रहा है इस तरफ, फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब किधर है, into the इनटू द प्लेन। तो ये चीज क्लियर हो गई कि वो क्या करता है, इस ट्यूब में एक इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। देन इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ओके, तो ये सिचुएशन थी। तो जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बराबर कर रहे हैं। एफ इलेक्ट्रिकल मस्ट बैलेंस एफ मैग्नेटिक। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू इनटू ई। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी। तो अब इसे बस हमें सॉल्व करना है। अब हम प्रीवियस वाले नॉलेज से इसे सॉल्व कर देते हैं। देखें, तो यार इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, और ये हमने मतलब जो थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूज की, उसके बेसिस पर निकाला कि स्पीड कितनी है। और उस स्पीड से ये v पता है, l पता है, t आ गया, और वो y वहां पे निकाल सकते हैं। समझ आया सबको। तो दो तरीके हैं यहाँ पर, क्या क्या दो तरीके हैं देखें। तो पहला वाला हमें ये था जिसमें हमने v को सॉरी y को कैलकुलेट कर लिया है, उसके बेसिस पे हमें देखना है। डन। तो अब दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं। फिर हमें y भी नोन है, सो y इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, y इज इक्वल टू हाफ a कितना था, a हमने जस्ट अभी यहाँ पे देखा, a कितना निकाला हमने, e बाई एम इंटू ई। सो e बाई एम इंटू ई। अच्छा, t क्या निकाला, t था l बाई वी, और v क्या है, e बाई बी। तो t का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो बेसिकली एट द एंड समझने वाली बात ये हुई कि e बाई एम क्या आ गया। देखो e बाई एम क्या आएगा, या जाएगा 2 इंटू वाई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लगाई, अपॉन बी स्क्वायर ऊपर आएगा तो वो नीचे डिवाइड पे आया होगा, बी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। अब देखो ये सारी चीजें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने अप्लाई की और ये ज्योमेट्रिकली देख भी लिया है। समझ लो ना, सारी चीजें क्या है, नोन है। तो ये मेथड समझ में आया सबको, ई बाई एम कैलकुलेट करने का। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कितना होता है। तो ये एक मेथड था
जो थोड़ा ज्योमेट्रिकल मेथड है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कम आता है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन कम आता है। क्वेश्चन मेथड 2 पे ज्यादा आता है, जो ज्यादा फेमस है। मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 बहुत ही बेसिक फॉर्मेट में है। क्या मेथड 2 है कि आप ये देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन निकल कहां से रहा है, यहां पे एक बैटरी लगा रहे हो ना आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक बैटरी लगा रहे हो ना आप। ये क्वेश्चन है जब हमें नॉन वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मेथड 2 कब काम आता है? व्हेन अ नॉन वोल्टेज इज अप्लाइड। डन। व्हेन अ नॉन वोल्टेज इज अप्लाइड, इससे होगा क्या? इससे होगा बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट में कि जब हमें पता है कि हमने वोल्टेज V दिया है तो वर्क डन कितना हो जाता है? Q इंटू V। या फिर क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? तो यहां पर हम लिखेंगे देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी Q इंटू वोल्टेज। ये V क्या है? वोल्टेज है। डन। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पता है हमें, हाफ mv स्क्वायर भी होती है। क्लियर? सो हाफ mv स्क्वायर क्या हो गया? Q इंटू V। ठीक है, तो यहां से देख लो E बाई एम रेशियो क्या आ गया? E बाई एम रेशियो आ जाएगा कितना? Q बाई एम रेशियो देखेंगे तो ये आ जाएगा V स्क्वायर ओवर 2V। ठीक, ये V वोल्टेज है और ये V क्या है? स्पीड। कुछ याद है भी हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? बराबर होगा, जीरो डेविएशन। यस, सो फॉर जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन क्या सिचुएशन होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स। सो वहां पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी। यहाँ से कट करेंगे तो V की वैल्यू क्या आ जाती है? E बाई बी। और ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर देंगे। डन। तो E बाई एम रेशियो का एक और फॉर्मूला आ गया जो किसके टर्म्स में है? वोल्टेज के टर्म्स में है, पोटेंशियल के टर्म्स में है। वो क्या आ जाएगा? E स्क्वायर बाई 2V बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा फेमस है जब आपको पता होता है कि किस वोल्टेज से उसे एक्सेलरेट कराया हुआ है। डन। तो बताया दोनों मेथड समझ आए कि नहीं सबको? Yes. ओके। एक मेथड में हमें क्या था? एक मेथड में हमें y दिया होगा, मतलब कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिफ्लेक्शन आने वाला है, और दूसरे मेथड में देगा कि किस बैटरी से, मतलब किस वोल्टेज से उसे एक्सेलरेट कराया, ये वाला वोल्टेज आपको देगा, तो हम वहां से निकाल सकते हैं। ओके, चलो अच्छा एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, बेटर थोड़ा सा फील आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे।
देखें तो यार ये दिख रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप देख रहे हो ना, सारा डेटा दिया हुआ है और सीधा आपको सॉल्व करना है। तो आपको याद है कि मैंने फॉर्मूला ई बाई एम का क्या लिखा है, y के टर्म्स में क्या लिखा था, 2y तो y e by b square या e बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अभी दिक्कत है कि b नहीं दिया क्वेश्चन में, कुछ याद आ रहा है, b नहीं दिया है, b के जगह पर क्या दे दिया है, b b दे दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको b से v निकालना है, ठीक है। या फिर आप बेसिक पे जा सकते हो, तो अगर आपको ये चाहिए तो देन आप निकाल सकते हो कि v क्या होता है, e बाई बी, और वहां से b फाइंड कर सकते हो और एकदम बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, y इज इक्वल टू क्या था, कितना डिफ्लेक्शन होगा, हाफ 80 स्क्वायर, और आपको पता है कि y कितना है, 2 mm, मतलब 2 इंटू 10⁻³ इज 1/2। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, e बाई एम इंटू ई, और ये जो t निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, लेंथ और स्पीड से निकालते हैं ना। तो वो जो स्पीड को हमें v बाई बी लिखना था वो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ आया सबको। तो इधर आप ये कर सकते हो और आप डायरेक्टली बेसिक फॉर्मूले से भी अप्रोच कर सकते हो। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व करना है, आप डायरेक्ट इस बेस से भी उठा के सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया सबको। हाँ चले, तो मुझे लगता है यार कि किसी को इलेक्ट्रॉन में कोई टेंशन है क्या, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्कशन किया ई बाई एम का, मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट, मिल्कन एक्सपेरिमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना आप लोग को, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पहले भी समझा चुका हूँ, अब बताया भी था कि मॉडर्न फिजिक्स में भी एक बार आएगा, तो उस पर मैं ज़्यादा कुछ खास डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ क्या करना होता है मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट में, बताएं। अच्छा, कोई एक्सपेरिमेंट समझा सकता है, किसी को याद है मिल्कन एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे था। वो एक प्लेट पे ऑयल स्प्रे करके। ओके, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था, इस तरीके से था, और एक प्लेट पे उसने ऑयल स्प्रेड किया था, यहाँ पर चेम्बर बना लिया था, और यहाँ पे क्या की थी, एक्सरेज पास करा दी थी, ठीक है। तो एक्सरेज क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वाली होती हैं, तो वो आयनाइज कर सकती हैं गैसेस को। तो अगर यहाँ पर इस चेम्बर पे कोई एयर या गैसेस हैं तो वो उसको आयनाइज कर देती हैं, और ड्रॉप इतनी छोटी रखी गई कि उन पे जो कैरिंग चार्ज है वो बहुत ही कम आ पाए, आयनाइज होने के बाद कैरिंग चार्ज बहुत ही कम आ पाए। तो उसने ये देखा कि ये जो ऑयल्स है, सपोज ऑयल ड्रॉप है, जब उसने इनका चार्ज चेक किया तो कुछ ऐसा आ रहा था, लाइक अगर मैं बात करूँ, इसका चार्ज था 6, इसका चार्ज था 8, इसका चार्ज था 2, इसका चार्ज था 4, इसका चार्ज भी ऐसे ही कुछ था 12। इससे क्या डेटा मिल रहा है कि वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड कर ले, 2 से कम कभी उसे मिला ही नहीं चार्ज। तो उसने क्या बोल दिया कि चार्ज की बेसिक यूनिट क्या है, 2। अगर कहीं 3 मिल जाता तो फिर क्या बेसिक यूनिट 2 हो पाती क्या, नहीं, क्योंकि अगर 2 है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 है, तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 4, 3 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 6, 3 पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वहां से उसने ये इंटरप्रेट किया कि किसका मल्टीपल आ रहा है ये प्रॉपर, और वहां से डिफाइन किया कि हाँ ये चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, लेकिन उसने बैलेंस कैसे किया, ये कैसे फाइंड किया कि ये 2 है, ये 8 है, ये 6 है। तो ये बहुत ही सिंपल, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके, उसे पता था कि ये ऑयल ड्रॉप mg से गिरने वाली है, तो उसने एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जो उसे बचाने का ट्राई कर रहा था। तो mg गिराने का ट्राई कर रहा था और q इंटू ई उसे बचाने का ट्राई कर रहा था। इससे उसने क्यू निकाला, और क्यू के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से ये इंटरप्रेट किया कि बेसिक यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन की है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। समझ आया मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये मैं ऐसा बहुत डिटेल पे नहीं लिख रहा हूँ, चाहिए तो जस्ट मैं एक सिंपल वर्ड पे समझा देता हूँ कि मिल्कन एक्सपेरिमेंट क्या था। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसमें उसने सिर्फ
एक चेंबर में जो ऑयल की ड्रॉप्स रखी, उस पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की और ये देखा कि ये ऑयल ड्रॉप्स को mg इनको गिरा देगा और बचाएगा कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया कि F इलेक्ट्रिकल बचाएगा उसको उसके ग्रेविटेशनल पुल से, और इलेक्ट्रिकल फोर्स मतलब Q इंटू E इज mg। तो वहां से उसने चार्ज कैलकुलेट किया कि चार्ज विल बी वेट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, और बहुत सारे ड्रॉप्स का चार्ज उसने इस तरीके से कैलकुलेट किया और वहां से उसकी बेसिक कंपोनेंट चेक किया कि कितना मिनिमम रह सकता है। तो इलेक्ट्रॉन में कुछ खास नहीं है, क्यू एक बार कैलकुलेट कर दिया, ई बाई एम ऑलरेडी पता था, इस तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। तो बता यार, इलेक्ट्रॉन वाले सेगमेंट में किसी को कोई टेंशन? ओके, तो चैप्टर के हम नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, फोटोन पे। बताए फोटोन, फोटोन क्या है? ऑलरेडी वैसे सबको पता है, कोई एक्सप्लेन करना चाहे फोटोन क्या है? एनर्जी कंटेनिंग पैकेट। हाँ, एनर्जी का पैकेट है एक, ठीक है। और कैसे कंसिडर करते हैं? जब लाइट को हम एक पार्टिकल नेचर पे देखते हैं तो ये उसका फंडामेंटल पार्टिकल बन जाता है, क्लियर, जिसके फॉर्म में ये पूरा पैकेट होती है। तो टर्म यूज किया जाता है क्वांटाइजेशन, और मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया कि क्वांटाइजेशन कोई बहुत टफ सा टर्म नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी चीज़ है वो फिक्स्ड नंबर पे है। मतलब अगर मैं बात करूं कि लाइट है, तो लाइट के पास, लेट से मैंने बताया कि लाइट एक पार्टिकल्स से मिलके बनी है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होंगे। सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल है 10, एक पार्टिकल की एनर्जी है 2, तो 10 पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी? 20। तो क्वांटाइजेशन का सिर्फ मीनिंग यही है कि ये एक फिक्स्ड नंबर का मल्टीपल ही रहने वाला है। तो फोटोन की अगर हम बात करें कि फोटोन क्या है, तो व्हेन light is considered as a particle, when light is considered as a particle, तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है, देन इट्स फंडामेंटल पार्टिकल is known as photon, clear? सो ये जो लाइट होती है, कोई भी लाइट होती है, वो इन्हीं फोटोन के फॉर्मेट में क्वांटाइज्ड होती है। द लाइट इज क्वांटाइज्ड in terms of photon. So basically photon can be considered a fundamental unit of light or energy. So it is and the photon is called fundamental ये quantization particle of light. So इसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने लिख रखा हुआ है that it is a fundamental particle। ठीक, अब बहुत सारी चीजें हैं तो वो हमें प्रॉपर देखना है फोटोन के बारे में। फोटोन के बारे में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, फोटोन एकदम रटना पड़ेगा आपको, फोटोन के बारे में आपको अच्छे से रटना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे मास ऑफ फोटोन। तो यार अगर पार्टिकल है तो मास तो होना चाहिए। तो अच्छी बात यह कि इट इज नॉट अ सिंपल पार्टिकल। जो आप सोचते हैं कि यार एक पार्टिकल है तो उसका मास भी होना चाहिए, तो ये कंसिडर किया जाता है कि अगर फोटोन को आप ऐसे रोक लो, बिकॉज ये लाइट के साथ चल रहा होता है, लाइट को मैं बोल रहा हूँ कि लाइट एनर्जी के पैकेट्स में चलती है, वो एनर्जी को क्या बोल रहे हैं हम? फोटोन। तो अगर मैं इसे रेस्ट पे ले आऊं, तो आप समझ जाओ कि अगर ये रेस्ट पे आ गया तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है।
इसका एग्जिस्टेंस है क्योंकि ये मूव कर रहा है लाइट के साथ, एनर्जी के साथ, इसलिए इसका एग्जिस्टेंस है। तो फोटोन का रेस्ट पे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं कंसिडर करते हैं, इसलिए हमें याद रखना है कि फोटोन का जो रेस्ट मास है वो क्या कंसिडर किया जाता है, 0। तो फोटोन का कौन सा मास कंसिडर किया जाता है, काइनेटिक मास। काइनेटिक मास और मूविंग मास भी बोलते हैं इसे। ओके, तो हमें पता है कि फोटोन के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv² टाइप वाली एनर्जी। ठीक है, तो अगर मुझे m निकालना है तो ये हो जाएगा 2e/v²। तो ये गलत है। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि फोटोन की एनर्जी को ऐसे हाफ mv² से नहीं लिखा जाता है। जो फोटोन की एनर्जी है उसे कैसे लिखा जाता है, E = mc² से, क्योंकि वो किस स्पीड से मूव करता है, लाइट की स्पीड से मूव कर रहा होता है। तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला किससे रिलेट करते हैं हम, E = mc² से। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर आपको उसका मास चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, E/c²। क्लियर। तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं m will be E/c²। कोई डाउट किसी को इसमें। तो यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्ट होती है, जहां से हम यूज करते हैं क्या, एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एट mc², E = mc²। डन। मास ऑफ फोटोन। देन मास ऑफ फोटोन की बात करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करते हैं। मास ऑफ फोटोन तो ठीक है, बहुत ही बेसिक है। एनर्जी ऑफ फोटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी लिखना यार बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि फोटोन की एनर्जी को ऐसे हाफ mv² नहीं लिख देंगे, नहीं, कैसे लिखी जाएगी, mc² के टाइप में। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये कि यार m ही तो नहीं पता ना, m तो उल्टा हम इससे कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी एनर्जी को लिखने का जो तरीका है वो आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मानो हर जगह यूज होगा। E को लिखते हैं h/nu और hc/λ। ठीक है, ऑलरेडी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फोटोन की एनर्जी को कैसे लिखते हैं। हम बात करते हैं कि फोटोन जो पार्टिकल है वो वेव नेचर की वजह से है, मतलब लाइट का वेव नेचर भी है। तो वो जिस वेव का पार्टिकल है उसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर यूज होती है। सो ये हो गई उस वेव की फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से ये चीज अभी क्लियर होती है कि फोटोन है तो एक पार्टिकल, लेकिन देखो उसकी एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं हम, वेव कंसिडर करके निकाल रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी से निकाल रहे हैं। लैम्डा मतलब क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा मतलब है वेवलेंथ। सी मतलब आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट। एच क्या है यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो एच भी काफी इंपॉर्टेंट है। एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, यूजुअली इसकी वैल्यू दी रहेगी बट आपको याद भी रखना है। बताए प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻23। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं आगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग सिखाऊंगा, अभी तो मैं जस्ट थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। जब क्वेश्चन सॉल्विंग सिखाएंगे तब बताएंगे कि यार एच हमें जब पता है फिक्स है, सी हमें जब पता है फिक्स है, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके याद रखेंगे जिससे एग्जाम में हम फास्ट सॉल्व कर सके। तो अभी आगे जब मैं एग्जाम सॉल्विंग बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इन सब की वैल्यूज हमें कैसे याद रख लेनी है। ठीक है, ओके। तो ये था कि एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे लिखते हैं। एनर्जी के बाद दूसरी खास बात आ जाती है, एनर्जी के बाद बात आती है मोमेंटम की। मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटोन तो जैसे था यार,
P कैसे लिखते थे, mv जैसे लिखते थे, बस यहाँ पे v की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv, v की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, c। अच्छा कुछ याद आ रहा है, अभी E इज इक्वल टू क्या था, mc स्क्वायर था, और उसे h न्यू जैसे भी लिख सकते हैं। यह रिलेशन है, टोटल याद रखना है। तो इसका मतलब अगर मैं mc को रिलेट करना चाहूँ तो मैं h न्यू बाई c लिख सकता हूँ, एक c हटा के। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे मैं लिख सकता हूँ कैसे, E बाई c से, बिकॉज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक, तो E बाई सी, E को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू, ये हो गया एच न्यू बाई सी। और न्यू को अभी मैंने जस्ट बताया था, न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा। देख रहे हैं, एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा, और एक सी ऑलरेडी है, तो ये सी क्या हुआ, कैंसिल, और क्या आ गया, एच बाई लेमडा। तो ये हमें याद रखना है कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो एच बाई लेमडा होगा फोटॉन के लिए। डन, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं यार, सारे याद रखेंगे तभी बेटर रहेगा। एनर्जी समझ में आया सबको, एच न्यू करके, और मोमेंटम आपको समझ में आ गया। ठीक, अच्छा अब इनके बाद बात आती है नंबर ऑफ फोटॉन्स की। नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि अगर पार्टिकल्स है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी निकाल सकते हैं। तो यूजुअली जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है, अब ऐसे नहीं निकालेंगे कि यार अभी बताओ कितने नंबर्स है, नहीं, एक टाइम इंटरवल पे हमेशा निकालते हैं। मतलब सपोज 2 सेकंड में इतनी लाइट यहाँ से चली गई, तो ये बोलते हैं कि कितने फोटॉन चले गए। तो यूजुअली जो डिफाइन होता है वो क्या डिफाइन होता है, पर सेकेंड। सो यूजुअली जो डिफाइन होता है वो क्या डिफाइन होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। अच्छा, फोटॉन्स मतलब क्या है, लाइट सोर्स से जो पार्टिकल आ रहे हैं। मतलब सोचो आपने एक घर पे एक बल्ब जलाया, लेट्स से ये 50 वैट का बल्ब है, ये 50 वैट का बल्ब है, ठीक है। तो इसका मतलब पर सेकंड कितनी एनर्जी दे रहा है ये, भाई पर सेकंड कितनी एनर्जी दे रहा होगा, 50 जूल। अब अगर मैं बोलूं बेट कि यार एक फोटॉन की एनर्जी है 3 तो गड़बड़ हो गया, लेट्स से एक फोटॉन की एनर्जी है 2, तो कितने फोटॉन होंगे इसमें, 25। तो मतलब बड़ा सिंपल सा है यार फोटॉन कैलकुलेट करना। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का फोटॉन निकल रहा है वहां से, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि किस एनर्जी का फोटॉन निकल रहा है। और अगर आपको टोटल एनर्जी पता है तो काम बन जाएगी, समझ आया। सो नंबर ऑफ फोटॉन अगर हमें चाहिए पर सेकेंड, ये जस्ट मैं बोलूँ नंबर ऑफ फोटॉन इन पर्टिकुलर टाइम 1 सेकेंड चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, तो इसका मतलब होगा क्या, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, सॉरी एनर्जी ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन, और डिवाइड बाय टाइम कर दो। तो जब आप टाइम का डिवाइड करोगे, लेट्स से 60 सेकंड में इतने फोटॉन निकले, इतनी एनर्जी, तो वहां पे पता चल जाएगी कि 60 सेकंड में इतनी एनर्जी निकल रही है, तो वहां से पर सेकंड आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो आपको पता है कि ई सोर्स, सोर्स से एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब वो क्या हो गया, सोर्स का पावर हो गया ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इसलिए ये बड़ा सिंपल बन जाता है क्या, पावर ऑफ सोर्स अपॉन एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए तो आप जस्ट एनर्जी का डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको क्या चाहिए, पर सेकंड चाहिए, तो आप पावर का डिवाइड कर सकते हो। समझ आया। अगर सिर्फ आपसे पूछे नंबर ऑफ फोटॉन तो क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ सोर्स ओवर एनर्जी ऑफ फोटॉन। यहाँ पे हमसे पर सेकंड पूछा है, इसलिए हमने क्या यूज कर लिया पर सेकंड के लिए, वहां पर पावर यूज किया है, सोर्स का पावर यूज किया हुआ है। क्लियर।
तो अगर हमें चाहिए नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो पावर ऑफ सोर्स तो हमें पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू। डन। तो मुझे लगता है इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें कि लेट्स से एक लैंप है, 40 वैट का लैंप है, ठीक है, जो कि 400 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट निकाल रहा है। तो बताओ कि वो पर सेकंड कितने फोटोन निकाल रहा है। समझ आया? पर सेकंड फोटोन मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी ओवर एक फोटोन की एनर्जी, और एक फोटोन की एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा। समझ आया या नहीं, बताएं। हाँ सर नंबर ऑफ फोटोन निकालना समझ आया। अगर हमसे पूछेगा कि 2 मिनट्स में बताओ, तो बेटा ये एनर्जी लिखनी पड़ेगी फिर 2 मिनट की। सो 40 वैट इंटू 2 मिनट को सेकेंड में कर लिया, इतनी एनर्जी 2 मिनट में हमें मिलेगी, डिवाइड बाई एक फोटोन की एनर्जी। डन। ओके, तो मुझे लग रहा है इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आगे मैं सॉल्विंग में आप सबको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा कि एच सी और इन सब की क्या क्या स्पेसिफिक वैल्यू यूज करनी चाहिए, जिससे सॉल्विंग में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। ओके, तो यहाँ तक हुआ, क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया। नंबर ऑफ फोटॉन्स के बाद फोटॉन्स हो गया, फोटॉन फ्लक्स एक टर्म और है, ये कम पूछा जाता है बट फिर भी आपको माइंड में रखना है, कम पूछा जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बट आपको माइंड में रखना है, फोटॉन फ्लक्स। ओके, फोटॉन फ्लक्स क्या लगता है, फोटॉन फ्लक्स क्या होगा, मतलब फ्लक्स क्या होता है, कि मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो आप क्या बोलते हो कि इलेक्ट्रिक मतलब एक एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यही तो होता है ना फ्लक्स। तो यहाँ पे फ्लक्स इस हाँ तरीके से डिफाइन होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो ये सिचुएशन हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक टाइप से ये बोल सकता हूँ इंटेंसिटी टाइप है। आप समझते हैं इंटेंसिटी क्या रहता है, एनर्जी पर यूनिट सोर्स, उसके फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो देखें, इसका मतलब फ्लक्स डिफाइन है, वो डिफाइन है क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कैसे हमने डिफाइन किया था, पावर से, पावर ऑफ सोर्स अपॉन एनर्जी ऑफ फोटॉन डिवाइडेड बाय एरिया। ये याद है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया क्या बन जाता है, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। तो ये बन जाता है इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ओवर एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। समझ आया? तो काम की बात ये है कि फोटॉन फ्लक्स मतलब ये है, फोटॉन फ्लक्स है कि इंटेंसिटी ऑफ सोर्स आप देखें डिवाइडेड बाय एच न्यू। एच न्यू मतलब समझ गए, फोटॉन की एनर्जी। क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वैट पर मीटर स्क्वायर। वैट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वैट पर मीटर स्क्वायर। तो इससे ये रहेगा। सो फोटॉन फ्लक्स सबको समझ आया कि यहाँ पर पावर की बातें हो रही थी, नंबर ऑफ फोटॉन्स में पावर की बातें हो रही थी। अब हमें देखना है कि पर यूनिट एरिया से कितना फोटॉन्स निकल रहा है, उसे बोलेंगे हम फोटॉन फ्लक्स कितना आ रहा है। एक और चीज है, फ्लक्स के साथ साथ कभी कभी डेंसिटी भी पूछ लेता है, फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी।
ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ फोटोन, तो वो किस तरीके से डिफाइन है। और ये याद रखना है कि ये बहुत रेयर पूछा जाएगा, लेकिन जब भी पूछा जाएगा किसी को याद नहीं रहता है। फोटोन फ्लक्स डेंसिटी किस तरीके से डिफाइन है, देखें। ये डिफाइन है फोटोन फ्लक्स डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। मतलब फोटोन फ्लक्स अभी अभी हमने देखा ये क्या था, आई सोर्स डिवाइडेड बाय एच न्यू, और ये इनटू सी है यहाँ पर। ठीक है, तो आई सोर्स तो रहेगा ही, एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा, तो इसको आई इंटू लेमडा ओवर एच सी स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाता है, फोटोन फ्लक्स डेंसिटी। ये बहुत रेयर ही पूछा जाता है, कभी ऐसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको फाइनली फॉर्मूला याद रखना है कि फ्लक्स में स्पीड ऑफ लाइट का डिवाइड करते हैं तो फाइनली फ्लक्स डेंसिटी बन जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अभी फोटोन का ही पूरा डिस्कशन चलता जा रहा है, मैं अभी एक बार फुल रिव्यू भी आपको दिखाऊंगा। ओके, फोटोन फ्लक्स डेंसिटी के बाद आता है प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। सो फोर्स एंड प्रेशर, इसको बोलते हैं रेडिएंट फोर्स, क्योंकि एक टाइप का रेडिएशन है, सो रेडिएंट फोर्स भी बोलते हैं, रेडिएंट फोर्स एंड प्रेशर। और ये मैंने वेव में आपको ये एक्सप्लेन किया भी था, क्या कि वेव जब किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है या लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है तो वो फोर्स अप्लाई करती है, मोमेंटम अप्लाई करती है। ठीक है, तो देखें, सपोज ये एक सरफेस है और इस पे लाइट रे आने वाली है। अब हमें चाहिए कि कितना फोर्स रहेगा, तो देखें फर्स्ट केस, व्हेन light is incident perpendicularly, when light is incident perpendicularly, मतलब तब हमें देखना है कि फोर्स क्या होगा। तो आपको याद है फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, तो फोर्स निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि ये किस स्पीड से आई और किस स्पीड से रिटर्न हुई। ठीक है, तो देख लेते हैं मोमेंटम कितना चेंज होगा। तो फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, अब मोमेंटम देखो, अगर mv से आया और mv से रिटर्न हो गया तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ, mc का। ठीक है, mv स्पीड से आया और mc से रिटर्न हो गया तो ये हुआ। सोचो, ये तो कंफर्म है कि लाइट अगर mc स्पीड से आई है तो mc स्पीड से रिटर्न होगी, ये तो कंफर्म है, मतलब स्पीड तो नहीं चेंज होने वाली है। तो क्या चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं। सपोज 100 आए और रिटर्न हुए सिर्फ 50, तो इसका मतलब 50 एब्जॉर्ब हो गए ना, तो 50 जो एब्जॉर्ब हुए तो उनका तो सिर्फ चेंज इतना ही हुआ, बाकी बचे 50 रिटर्न हुए ना, तो ओवरऑल जो चेंज 200 आना चाहिए था वो सिर्फ अभी कितना होगा, 150। तो इसका मतलब ये है कि लाइट में जो होगा वो रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा वहां पर रिटर्न होने वाला है। ठीक है, सो हमें ऑलरेडी पता है कि व्हेन surface is pure reflecting, surface is pure reflecting, मतलब पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, डेल्टा पी ओवर पी, और डेल्टा पी कितना हो जाएगा, 2mv जितना। किसी को कोई डाउट इसमें, डेल्टा पी किसके जितना हो जाएगा, 2mv जितना। ठीक है,
तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अभी ये बताओ कि अभी हमें ये यूज करना है कि यार मोमेंटम के अलग अलग हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। पीछे अगर हम देखें तो मोमेंटम के हमने अलग अलग फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। तो चेक कर लेते हैं कि कैसे लिख सकते हैं मोमेंटम के फॉर्मूले। एमसी को क्या लिख सकते हैं, याद है किसी को मोमेंटम का फाइनल फॉर्मूला? लैम्डा एच अपॉन लैम्डा लेमडा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा कि फोर्स पर यूनिट टाइम पे कितना आएगा, एच अपॉन लेमडा जितना, उसको हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बात की कि इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं अलग अलग। लेकिन मैंने बताया कि अगर ये सिर्फ 30% रिफ्लेक्टिंग है तब क्या होगा, इसका मतलब एक आर मान लेते हैं जो कि क्या है 0.3। तो 30% रिफ्लेक्टिंग है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए 2 की जगह पे, 1 तो चेंज हुआ ही, प्लस 0.3 का और चेंज हुआ ना, रिफ्लेक्ट हो गया। समझ आया सबको? अगर फुल रिफ्लेक्टिंग होगा तो यहाँ पे पूरा 100% यूज करेंगे, रिटर्न भी। इस तरीके से दोनों चीजें हमें वहां पे कैलकुलेट करनी है। तो देखें सिचुएशन क्या होगी, मैं फुल रिफ्लेक्टिंग की जगह ये लिख देता हूं कि इफ coefficient of reflection is R and absorption A। मैंने क्यों दोनों लिखा है कि कई बार होगा कि लेट से 70% एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब रिफ्लेक्ट कितना हुआ 30%। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि हमें एट द एंड रिफ्लेक्शन ही चाहिए। सो आर को 1 माइनस ए कर देंगे, ये थोड़ा सा माइंड में रख के ही करना है हमें, ठीक है। तो चले सॉल्व कर लेते हैं फिर। बात करते हैं लेट्स से फॉर 1 फोटॉन, पहले डिस्कस करते हैं। फॉर 1 फोटॉन हमने डिस्कस किया कि अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आर है तो ये कंफर्म हो गया क्या कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो कितना होगा, 1 प्लस आर टाइम्स ऑफ एम वी, और एम वी को हमने लिखा था एच बाई लेमडा। सो 1 प्लस आर टाइम्स ऑफ एच बाई लेमडा, ये था हमारा क्या, मोमेंटम चेंज, ठीक है। अच्छा, अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इसमें इंक्लूड कर दें तो वो भी यहाँ पर हम लेके आ सकते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर n है तो n को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ, फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा डेल्टा p बाई टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस आर एच बाई लेमडा इंटू टी, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि यार इस अगर हमें देखें तो ये फोर्स है और ये एच बाई लेमडा है, तो एच बाई लेमडा को ऊपर हम किसी एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं क्या, हमें ये सोचना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए कि एच बाई लेमडा को हम और किस किस टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब टारगेट क्या है हमारा, पी लाना। पी मतलब पावर। हमें ये देखना है कि सोर्स से अगर ये 50 वैट से फोटोन आ रहे हैं तो कितना फोर्स अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे बात करूं, लेट से एक फोटोन के लिए हमने ये सिचुएशन देखी, अगर हम बात करें फॉर n photons पर सेकेंड, ठीक है। n photons पर सेकेंड कितना फोर्स लगाएंगे, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ डेल्टा p बाई, और टाइम को क्या लिखेंगे 1, ठीक है। n photons डेल्टा p और टाइम को क्या लिख देंगे पर सेकेंड, के लिए हम डिस्कस करेंगे तो t को 1 ले लिया। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कैसे निकालते हैं हम, मैंने बताया पावर ऑफ सोर्स अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, और इनटू ये हुआ उसका चेंज इन मोमेंटम, ये मोमेंटम है।
तो अब देखिए काम की बात क्या आने वाली है, काम की बात ये आने वाली है कि P सोर्स तो हमें पता है कि सोर्स से पावर कितनी आ रही है, एनर्जी की फोटोन क्या हो सकता है एच न्यू, और मोमेंटम चेंज अभी जस्ट हमने देखा 1 प्लस आर एच बाई लेमडा। ठीक है, तो काम की बात यहाँ से क्या दिख रही है कि यार एच तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ओके, अच्छा ये न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब न्यू को हम लिख सकते हैं क्या सी बाई लेमडा, तो लेमडा भी कैंसिल आउट हो जाएगा फिर। तो ये फाइनली हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्या, पर यूनिट टाइम और पर सेकंड कितना फोर्स अप्लाई होगा, वो हो जाएगा पावर ऑफ सोर्स डिवाइड बाई लेमडा भी कैंसिल आउट हो गया सी 1 प्लस आर, और ये हमें याद रखना है कि पावर कितना अप्लाई होगा, सॉरी फोर्स कितना अप्लाइड होगा। और अगर फोर्स के साथ साथ प्रेशर पूछ लिया तो प्रेशर हमें ऑलरेडी पता है, प्रेशर फोर्स ओवर एरिया, और याद है ना ये पी सोर्स है, सो अगर हम सोर्स की पावर में एरिया का डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है इंटेंसिटी। तो प्रेशर का भी हमारे पास फॉर्मूला क्लियर हो जाता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ओवर सी इंटू 1 प्लस आर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस आ जाते हैं हमारे पास, किसको लेके, फोर्स प्रेशर और इन सारी चीजों को लेके। ठीक है, तो यहां पर देखें जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया हुआ है आई सोर्स और पावर सोर्स का। ठीक है, पावर सोर्स बाय एक फोटोन की एनर्जी, और यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है कि रिफ्लेक्शन में अगर एक 20% 50% या 100% रिफ्लेक्शन आ रहा है तो कितना प्रेशर वहां पर रहेगा वो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर प्योर रिफ्लेक्टिंग है मतलब आर कितना है, प्योर रिफ्लेक्टिंग मतलब आर कितना है 1। प्योर एब्जॉर्बिंग है अगर, प्योर एब्जॉर्बिंग है मतलब ए 1 है, आर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं। चले, इसके बाद लास्ट अभी ये हमने डिस्कस किया कि लाइट जो है वो इंसिडेंट कैसे है, स्ट्रेट इंसिडेंट है। अभी बात करते हैं कि लाइट रे किसी एंगल पे इंसिडेंट है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिखा था ये व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली, सेकंड है when the light rays are inclined at angle theta with vertical। ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि ये लाइट रे वर्टिकल से कैसे थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है, सपोज हमें गिवन है कि हमारे पास एरिया अवेलेबल है, ये आप समझेंगे थोड़ा सा ये हमारा एरिया है, हमें इस एरिया पर फोर्स चाहिए, हमें क्या चाहिए इस एरिया पर हमें फोर्स चाहिए। तो सिचुएशन क्या है यहाँ पर कि जो एरिया यूज होगा, जो एरिया रियल में रेज के उसमें यूज हो रहा होगा वो तो हमें परपेंडिकुलर यूज करना पड़ेगा प्रेशर के लिए। तो इसका मतलब प्रेशर जब हम फाइंड करेंगे तो कौन सा एरिया यूज करेंगे, ये वाला। अच्छा, अगर हमें पता है कि ये थीटा है ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये भी थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली ये एरिया कितना होगा ए कॉस थीटा। तो अभी ये सबको समझ में आया कि प्रेशर के लिए हम कौन सा एरिया यूज करेंगे,
ए कॉस थीटा, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि ये जो एरिया है, जिस एरिया पर आ रही है, वो लाइट भी तो किसी एंगल पर आ रही है ना, तो क्या इसे फुल इंटेंसिटी फील होगी क्या? नहीं, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना है क्या, कि जो फोर्स फील होने वाला है वो सरफेस पे इस तरह फील होगा, ये फोर्स। तो अगर हमें चाहिए तो थीटा एंगल पर फोर्स है, तो हम परपेंडिकुलर फोर्स भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि लेट्स से हमें फोर्स चाहिए, तो पहली बात तो पावर जो होगी वो भी एक कंपोनेंट पे आएगी, मतलब इंसिडेंट पावर कितनी हो जाएगी, वो एक कंपोनेंट आएगी, आई कॉस थीटा आएगी, ठीक है, जो सोर्स से आ रही है। और जो प्रेशर है वो परपेंडिकुलर फोर्स से देखते हैं, तो इधर आप एरिया परपेंडिकुलर ले सकते हो या फिर फोर्स परपेंडिकुलर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, लेट्स से परपेंडिकुलर फोर्स, सो एफ क्या हो जाएगा, एक्चुअली एफ कॉस थीटा टाइप हो जाएगा। और एफ के फॉर्मूला अगर हम बात करें, अभी जस्ट हमने देखा था कि आई बाई सी होता है, ठीक है। तो आई बाय सी, और यहाँ पर कौन सा एरिया यूज हो रहा होगा, सॉरी आई नहीं, पी बाई सी होता है। पी को अगर हमें आई लिखना है तो आई इंटू ए लिख सकते हैं, पी को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ए। और आई क्या आएगा, आई का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आया है, तो आई ए कॉस थीटा यहाँ पर हुआ इंसिडेंट फोर्स, और उसका हम कौन सा कंपोनेंट लेने वाले हैं, कॉस कंपोनेंट लेने वाले हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्शन की वजह से 1 प्लस आर आता है। तो एट द एंड कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर थीटा एंगल पर आपको दिया है और आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि जो फोर्स का फॉर्मूला आने वाला है वो आएगा, जो इंसिडेंट पावर के फॉर्मेट पे भी कर सकते हो या एरिया के फॉर्मेट में भी। सो एरिया के फॉर्मेट में करें अगर, आई सोर्स इंटू ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा देखने को मिलेगा आपको। मतलब यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर भी हम कर सकते थे, जैसे हमने फोर्स के लिए P वाला किया हुआ है, यहाँ पर I इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो पावर सोर्स को इंटेंसिटी ऑफ सोर्स इंटू एरिया वाइज भी लिख सकते हैं, दोनों के फॉर्मेट में वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यार फोटोन में है बहुत कुछ, फोटोन में याद करने के लिए ही सारा कुछ है, ठीक। तो अभी आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज तो हम सिर्फ फोटोन के बारे में हमने सीखा है क्या क्या चीजें हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन और फोटोन का क्या देखा, बेसिक फॉर्मूले की क्या क्या हमें फाइंड करने को पूछ सकते हैं। तो चले फोटोन को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखें, फोटोन को रिवाइज कर लेते हैं, फोटोन में क्या क्या काम का है। पहले मास ऑफ फोटोन के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या रेस्ट मास तो 0 होता है, और काइनेटिक मास कहाँ से निकालते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। ये एनर्जी है लाइट की, ये स्पीड है लाइट की, तो वहां पर एक उसका इक्विवेलेंट मास टाइप निकालते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला। फिर पूछा जाता है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या रहेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिचुएशन देखना है कि एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें कि न्यू मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी है, तो न्यू को हम सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार फ्रिक्वेंसी दे देता है, कई बार वेवलेंथ दे देता है, तो इसलिए वेव के अकॉर्डिंग इसे याद रखना है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है। फिर मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात की हमने, मोमेंटम ऑफ फोटोन एच बाई लेमडा याद रखना है, कैसे लिखते हैं, एम इंटू सी से लिखते हैं, और एम इंटू सी को वापस से ई बाई सी लिख सकते हैं, और ई को एच न्यू, वहां से हम पूरा निकालते हैं एच सी बाई लेमडा से, इसका मोमेंटम एच बाई लेमडा होगा।
फिर मैंने बात की नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब ये पूछा जाता है कि यार एक बल्ब से इतने फोटॉन्स निकल रहे हैं, मतलब एक बल्ब है वो इतने टाइम तक रहा, उससे कितने फोटॉन्स निकले। तो आपको बस यही देखना है कि उस बल्ब से एनर्जी कितनी निकली और एक फोटॉन की एनर्जी कैसे h nu से निकाल सकते हैं। अब कभी कभी टाइम दे देता है कि पर यूनिट टाइम पे बताओ, सो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बन जाती है उसकी, पावर। तो पावर के फॉर्मेट में भी लिख देते हैं उसे। फिर फोटॉन फ्लक्स मैंने डिफाइन किया है। फोटॉन फ्लक्स क्या रहता है, पर यूनिट एरिया से कितने फोटॉन निकल रहे हैं उसे फोटॉन फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब उसका पावर डिवाइडेड बाई एच न्यू कर देते हैं, और पावर को मैंने जस्ट बताया कि क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर हमने फोटॉन फ्लक्स डेंसिटी की बात की। फिर हमने बात की रेडिएंट फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है, रेडिएंट फोर्स प्रेशर की बात की। फिर हमने बताया कि रिफ्लेक्शन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और फोर्स का फाइनल फार्मूला टाइप भी हमने देखा कि फोर्स का जो फार्मूला है वो P बाई सी रहेगा, और ये अगर प्योर रिफ्लेक्टिंग है तो 2P बाई सी हो जाएगा 1 प्लस आर। बट ये हमने कब के लिए डिफाइन किया, याद रखें, ये हमने डिफाइन किया पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना फोर्स फील होगा इसके लिए हमने ये डिफाइन किया है। फिर फोर्स के बाद प्रेशर की भी बात की, तो वहां पर मैंने बताया कि इंटेंसिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एक स्पेशल केस बताया कि अगर लाइट थीटा एंगल पर इंसिडेंट होती है तो फोर्स में किसका फंक्शन आ जाता है, कॉस स्क्वायर का फंक्शन आ जाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फोटॉन पे हमने काफी सारा डिस्कशन किया है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग याद रखेंगे, हम इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ओके देन, आई गेस आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एवरीवन देन। बाय। या बाय बाय।